मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात और अहम सवालात ईरान अमरीका माहिदे के हवाले से बात करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप इस माहिदे के मुतालिक बार बार अब्राहम एकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो ईरान माहिदे के दरमियान, अमरीका ईरान माहिदे के दरमियान अब्राहम एकॉर्ड्स ये कहाँ से आ गया? क्या अमरीका ईरान माहिदा अब्राहम एकॉर्ड्स के लिए, उसका रास्ता हमवार करने के लिए, उसको लेजिटिमेट करने के लिए कोई चाल तो नहीं है? और क्या पाकिस्तान पर इसका कोई दबाव तो नहीं बन सकता आगे चल के कि अमरीका ईरान माहिदा हो जाए, उसके बाद पाकिस्तान पर कोई प्रेशर आ जाए अब्राहम एकॉर्ड्स ज्वाइन करने का? प्रेसिडेंट ट्रंप क्यों बार बार अब्राहम एकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं? ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से बात करेंगे और इसके अलावा पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से भी, कि जहां पे मोहसिन नकवी से बैरिस्टर गौहर ने और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने अचानक और खुफिया मुलाकात कर ली है, जिसको इमरान खान की फैमिली ने डिसओन कर दिया है। अगर इमरान खान जेल से बाहर होते या इमरान खान को जेल में खबर मिलती, तो क्या वो बैरिस्टर गौहर को किसी भी हैसियत में या सुहेल आफरीदी को किसी भी हैसियत में मोहसिन नकवी से मुलाकात करने की इजाजत देते? और इस मुलाकात को खुफिया क्यों रखा गया? फैमिली से भी, इमरान खान की फैमिली से भी खुफिया क्यों रखा गया? इस मुलाकात में किस डील पर बात हुई? इन सारे मामलात और मुद्दात के हवाले से सवालात के जवाब लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सबसे पहले सेनेटर राना सनाउल्लाह खान साहब के मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी रहनुमा हैं और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर हैं। अस्सलाम वालेकुम राना सनाउल्लाह खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सबसे पहले अमरीका ईरान माहिदे के हवाले से बात हो जाए। इस माहिदे के दरमियान अब्राहम एकॉर्ड्स की बात हो रही है, तो ये क्यों बात हो रही है? क्या ऐसा होता नहीं कि खुदा ना खास्ता जाने अनजाने में पाकिस्तान अब्राहम एकॉर्ड्स की सहूलतकारी कर जाए? देखिए मैं इस सिलसिले में क्योंकि ये मामला इंतहाई हसास है जी, बहुत नाजुक है जी, और इस मामले से पूरी दुनिया का अमन वाबस्ता है, इस खित्ते का अमन वाबस्ता है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी वाबस्ता है। तो मैं इस पे कोई ऐसी बात जो तफसीलन हो या डिटेल से हो, वो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो हैं वो इंतहाई मोहतरम है और वो एक बड़ी सुपर पावर के सदर हैं, लेकिन वो अपनी बातों में कोई इतने ज्यादा रेगुलेट नहीं है। तो उनकी बातों को इस कदर सीरियस और दूर अंदेशी के जाविये से देखना जो है ये मुनासिब नहीं है। ठीक। वो बड़ी जो है वो शॉर्ट अरसे की बात करते हैं, बड़ी यानी आज की बात जो है वो उनकी कल की बात से ममासत नहीं रखा करती, और जो बात वो कल करेंगे हो सकता है उससे अगले दिन जो है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात करें। ठीक। वो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस बात को इतनी ज्यादा जो है वो यानी अंदाज से इसको एक्सप्लेन करना कि इसके मुदबरात जो है वो दुनिया के फ्यूचर से जो है वो जा जुड़े, ये मेरा नहीं ख्याल से मुनासिब है। सेनेटर राना साहब, आप तो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को संजीदा नहीं लेना चाहिए, उनकी बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए, लेकिन जितने तसलसल से वो बार बार कह रहे हैं, अब्राहम एकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो कहीं खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं हो सकता कि ईरान अमेरिका मुआहदा पाकिस्तान करवा दे और मुआहदे के बाद पाकिस्तान पर भी दबाव बढ़ जाए कि अब ईरान को शामिल करवाएं, या पाकिस्तान पर दबाव बढ़ जाए कि पाकिस्तान अब्राहम एकॉर्ड्स का हिस्सा बन जाए? नहीं, देखें अब्राहम जो एकॉर्ड है वो पाकिस्तान से कोई बराह रास्त तो मुंसलिक नहीं है। ठीक। वो बराह रास्त जो है वो असरअंदाज है अरब ममालिक के ऊपर, फलस्तीन के ऊपर, फलस्तीन के साथ जुड़े हुए जो अरब ममालिक हैं, जिसमें उर्दन है, जिसमें मिस्र है, जिसमें शाम है, सऊदी अरब बहुत बड़ा मुल्क है उसके। तो पाकिस्तान को जो है वो अपने जो बरादर इस्लामी मुल्क हैं उनके साथ खड़े होना चाहिए हर हाल में, और अपने लिए जो वो बेहतर समझे उसे ही
लिए बेहतर समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो वो अपने लिए बेहतर समझे तो हम आगे से बढ़ के जो है वो उनको कहें कि नहीं, आपकी जो है वो बेहतरी इसमें नहीं है, जो हम सोच रहे हैं उसमें है। ये रवैया जो है ये कभी भी मुनासिब नहीं होगा। पाकिस्तान को अपने बरादर इस्लामी ममालिक के साथ जो है वो खड़े होना चाहिए। और इससे पहले जो पीस अकॉर्ड हुआ है फ़लस्तीन से मुतल्लिक, तो जब फ़लस्तीन उसमें शामिल था, हमास उसमें शामिल था, अरब ममालिक उसमें शामिल थे, और उसके अलावा इंडोनेशिया उसमें शामिल था, टर्की उसमें शामिल था, तो उसमें पाकिस्तान को, सऊदी अरब उसमें शामिल था, तो उसमें पाकिस्तान का अपने मुसलमान इस्लामी भाइयों के साथ खड़े होना ही मुनासिब फैसला था। उस वक्त भी कुछ लोग जो है वो अपनी दानिश्वरी जो है वो झाड़ते फिर रहे थे इधर उधर कि जी ये क्या कर दिया, ये क्यों कर दिया। तो मामला ये है कि वो अपने मुफादात को बेहतर समझते हैं, जो हमारे बरादर इस्लामी मुल्क हैं, और वो जिस तरह से अपने मुफादात को बेहतर समझें, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक, राणा साहब अब ये बताइए कि अमेरिका और ईरान मुआहदे से कितना दूर हैं, कितना करीब हैं? बिकॉज खबर आई जब फील्ड मार्शल का तेहरान का दौरा हुआ तो उसके बाद ऐसा लगा कि बस 1-2 दिन में ये मुआहदा होने जा रहा है। फिर अमेरिका की तरफ से कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट्स आई, कुछ ईरान की जानिब से। तो अभी कितने दूर हैं, कितने करीब हैं दोनों मुल्क मुआहदे के? इसमें बहुत करीब हैं, बल्कि इतने करीब हैं कि अब तक जो है वो 2 मरतबा, बल्कि जब मुज़ाकरात यहाँ पे हुए थे तो उसे भी शामिल करें तो 3 मरतबा ये मुआहदा हो के जो है वो फिर दोबारा अटक गया है। यानी पीछे आने का लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा, बस अटक गया है। तो ये बस एक लम्हे की या एक नुक्ते की बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये बड़ी अहम खबर दे रहे हैं आप राणा साहब। तो आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात का एक दूसरा दौर पाकिस्तान में होगा, या उस दौर के बगैर ही MOU साइन हो जाएगा, या जो इंटरिम एग्रीमेंट है, जो अबूरी मुआहदा है, वो साइन होगा, पाकिस्तान में होगा, या सिर्फ पाकिस्तान अनाउंस कर देगा? होगा क्या? नहीं, देखिए ये इसमें अदवार तो कई होंगे जी। जब ये एक यानी MOU से कह लें या प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट कह लें, जी, इब्तदाई मुआहदा कहना इससे ज्यादा मुनासिब होगा MOU की बजाय। ठीक। तो जब ये हो जाएगा तो यकीनन इसके ऊपर भी साइन होंगे, और साइन जो है वो पाकिस्तान में ही जो है वो सेरेमनी होगी। ठीक। लेकिन वो सिर्फ साइनिंग सेरेमनी होगी। ये चीजें सारी पहले से तय हो रही हैं, ऑलमोस्ट तय हो चुकी हैं, बस 1-2 फिक्रों या नुक्तों की बात है। तो जैसे ही ये तय होता है तो फिर ये इब्तदाई मुआहदा जो है इसकी साइनिंग सेरेमनी होगी, और उसके बाद फिर मुज़ाकरात के कई अदवार होंगे, क्योंकि मुख्तलिफ इशू जो है उनकी डिटेल में तय होना है। ये बड़ी खबरें दे रहे हैं आप राणा साहब। तो ये बताएं कि हज के बाद, ईद के बाद 1 हफ्ता या 1 महीना, कितनी ताखिर, कब तक हो सकता है मुआहदा ईरान अमेरिका? नहीं, विद इन ए वीक इंशाल्लाह। अच्छा, 1 हफ्ते के अंदर, बहुत बड़ी आप खबर दे रहे हैं। चलें यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं, बल्कि वापस की तरफ आते हैं। पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल मामला तो हमने बड़ा डिस्कस कर लिया। एक ऐसा मामला कि जिस पे कोई सोच भी नहीं सकता था कि 2 हरीफ सामने बैठ जाएंगे, अमेरिका ईरान। ये बिल्कुल वैसा ही है, मुश्किल नामुमकिन, जिसको मुमकिन कर दिखाया फील्ड मार्शल ने। जैसा पाक भारत एक मेज़ पे आके बैठ जाए, लेकिन अब तो भारत भी पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बातें कर रहा है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठ गए, बाहमी मुआहदे की तरफ आ रहे हैं, पाकिस्तान भारत आपस में बैठने की बात हो रही है। तो क्या वजह है कि पाक के अंदर नून लीग और PTI का आपस में बैठना बड़ा मुश्किल हो गया है? और साथ में ये खबर भी आ गई कि मोहसिन नकवी से मुलाकात कर ली बैरिस्टर गौहर ने, सुहेल आफरीदी ने। तो क्या ये एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे या एस्टैब्लिशमेंट के लिए मुलाकात हुई है राणा साहब? नहीं, वो तो झगड़ा बढ़ गया है इस मुलाकात के ऊपर। वो कहते हैं मुलाकात की क्यों है। मेरे पास तो खबर ये है कि PTI में जो यानी इमरान खान या बानी PTI ग्रुप कहलाता है, जिसको लीड जो है वो उस बानी PTI की बहनें हलीमा खान, साहिबा और दूसरी बहनें कर रही हैं,
उन्होंने तो बकायदा इसके ऊपर जो है वो लेदे शुरू कर दिया। उन्होंने तो उनको जो है वो कसूरवार ठहराया कि आपने मुलाकात की क्यों है। तो अब इसको इस मुलाकात से आगे फिर क्या होगा? आगे तो बात नहीं जाएगी, वो तो मुलाकात ही डिस्प्यूट हो गई है। लेकिन राणा साहब, जो सियासी मुलाकातें हैं, मुज़ाकरात हैं, वो तो आप लीड करते रहे हैं, तो मोहसिन नकवी से क्यों मुलाकात कर ली? क्या इसका मतलब ये है कि नून लीग या आप लोग साइडलाइन हो गए हैं, माइनस हो गए हैं, एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्ट होगी या पीटीआई से, या पीटीआई डायरेक्ट होगी एस्टैब्लिशमेंट से? नहीं, सियासी मुज़ाकरात तो वो इसके ऊपर तो उनका यकीन ही नहीं है। हाँ, वो सियासी मुज़ाकरात न करने की पादाश में तो इस हाल को पहुंचे हैं जिस हाल पे वो इस वक्त मौजूद हैं। जी। वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी चाहते हैं। वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के से ही गारंटी चाहते हैं। ठीक। वो एस्टेब्लिशमेंट के जरिए से ही बरसेकदार आए थे। वो अब भी एस्टेब्लिशमेंट से ही सुलह चाहते हैं या उनसे बात करनी चाहते हैं। सियासी मुज़ाकरात, पॉलिटिकल डायलॉग वो कभी भी नहीं करना चाहते थे, अब भी नहीं करना चाहते। तो गैर राणा साहब, आप तस्लीम कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्ट होगी या पीटीआई से, या पीटीआई डायरेक्ट हो गई है एस्टैब्लिशमेंट से? नहीं, पीटीआई के साथ एस्टैब्लिशमेंट जो है वो डायरेक्ट जो है वो नहीं, हमें इसके ऊपर खैर कोई एतराज नहीं है। हाँ। अगर वो एस्टैब्लिशमेंट ने उनसे कहा था कि आप 9 मई पे सिद्ध के दिल से माफी मांगे तो बात आगे बढ़ेगी। अगर ये सिद्ध के दिल से माफी मांग लेते या अब भी अगर वक्त है तो मांग लें तो हमें इसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। लेकिन उनका मामला जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से आगे बढ़ने वाली बात जो है वो सबको नजर आ रही है कि उनका जो रवैया है रियासत के खिलाफ, रियासती अदारों के खिलाफ जिस किस्म का वो बिलो दी बेल्ट प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो उसके बाद फिर एस्टैब्लिशमेंट से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होने वाली कौन सी बात रह जाती है? वो मोहसिन नकवी साहब से मिलने को तो तैयार नहीं है, तो डायरेक्ट वो कहाँ से हो गए? लेकिन क्यों मिले हैं? मोहसिन नकवी से मिले तो है ना, तो पीटीआई क्यों मिली है मोहसिन नकवी से, या मोहसिन नकवी क्यों मिले हैं पीटीआई से? अगर मिले हैं तो उन्होंने अच्छा किया है, उन्हें मिलना चाहिए। ये जो उनकी मुलाकातों का इशू है उसे बराह रास्त नकवी साहब ही डील कर रहे हैं, ठीक, एज इंटीरियर मिनिस्टर। और इस पे ऊपर उन्हें वो रिलीफ दे सकते हैं, ठीक, या इसके ऊपर उनके साथ मामला तय हो सकता है। जो एतराज है कि जिस तरह से मुलाकातों को ये मिस यूज करते हैं तो उन्हें मिस यूज ना करने की यकीन दहानी जो है वो उन्होंने नकवी साहब को ही करवानी है। ठीक। तो इस बारे में इनकी मुलाकात जो है वो यानी बिल्कुल राइट स्टेप टू राइट डायरेक्शन था। लेकिन अब इसके ऊपर भी उनका झगड़ा पड़ गया है। यानी मुझे तो ये नहीं समझ आता कि ये करना क्या चाहते हैं। तो ये तो लेकिन इस मुलाकात का कॉन्टेक्स्ट, इसका पस मंजर ये तो नहीं कि 28वीं तरमीम आप लाना चाह रहे हैं, पीपल्स पार्टी आपका साथ नहीं दे रही, पीटीआई कह रही है हम बजट पास नहीं होने देंगे। इस सारे पस मंजर में कौमी हुकूमत की बातें हो रही हैं, फिर पीटीआई से मुलाकात शुरू, तो कहीं आपके लिए कोई खतरा क्रिएट तो नहीं हो रहा? जिन इश्यूज के ऊपर 28वीं तरमीम आ सकती है उनमें से किसी इशू के ऊपर भी कोई बात फाइनल नहीं हुई, कोई इत्तफाक़ राय नहीं हुआ। और इत्तफाक़ राय या कंसेंसस से बगैर तो कोई तरमीम आ नहीं सकती। ठीक। और बाकी ये सारी चीजें जो है ये मीडिया की वो गपशप के लिए जो है वो कोई ना कोई चीज चलती रहनी चाहिए। ठीक। वरना तो फिर जो है वो मीडिया की शामें जो है वो उदास हो जाएंगी। ठीक। तो सेंटर साहब ये तो बताएं 28वीं के बारे में कि कहां तक पहुंचा ये मामला, या रद्द अमल देख के पीपल्स पार्टी का और इस वक्त मुल्क में होने वाला 28वीं के खिलाफ रद्द अमल देख के इस मामले को आप लोगों ने छोड़ तो नहीं दिया, मुलतवी तो नहीं कर दिया? देखिए है तो उसमें कुछ भी नहीं। हाँ। बाकी आपने अगर खबर बनानी है तो फिर आप पूछ रहे हैं कि कौन सी चीज है कौन सी चीज नहीं है।
लेकिन 28वीं तरमीम जो है वो फिलहाल तो बजट आ रहा है, 28वीं तरमीम नहीं आ रही। अच्छा, ये खबर आपने दे दी कि फिलहाल बजट आ रहा है, 28वीं नहीं आ रही, तो लेकिन खबर तो दे 28वीं के बारे में, कहाँ इत्तेफाक हो गया, किन मामलात पे नहीं हुआ? नहीं, जब उसके ऊपर कभी यानी जो चीजें हैं उनके ऊपर भी कंसेंसस ही नहीं हुआ। तो आप कह रहे हैं कि 28वीं डिले कर दी है? काम तो खैर यानी जो चीजें डिस्कशन है वो तो होती रहती है। हाँ। तो काम शुरू करने से बाद यानी इन चीजों के ऊपर डिबेट होना, इन चीजों के ऊपर डिस्कशन होना, वो तो चलती रहती है। लेकिन एज सच कोई कंसेंसस होना कोई इतना जो है वो करीब नजर नहीं आ रहा। तो आपने कहा कि फिलहाल बजट आ रहा है, 28वीं तो नहीं आ रही, आपने खबर दे दी, तो क्या बजट के बाद फिर 28वीं पे काम शुरू होगा? एक राय है। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि कुछ ये खबर आ रही है कि जो इलाके हैं कुछ कराची हो गया, गवादर हो गया, मरी है, नथिया गली है, फाटा और पाटा, ये वापस विफाक को कर दिए जाएं। तो ऐसी कोई सोच मौजूद है 28वीं के लिए, ऐसा कोई काम हो रहा है? नहीं, तफसील के तौर से मुराद ये है कि ये चीजें जो हैं वो एक नुक्ता नजर है ये भी कि जी कराची और ग्वादर को जो है वो वफाक के तहत कर दिया जाए, लेकिन इस नुक्ता नजर की मुखालफत भी है और ख़ास तौर पे दोनों सूबों की तरफ से है, बलूचिस्तान की तरफ से भी है और सिंध की तरफ से भी है। और जब तक कंसेंसस ना हो तो इस किस्म की किसी तरमीम या किसी इक़दाम के लिए जो है वो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसी तरह से बलदियाती अदारों के एम्पावरमेंट की बात भी हो रही है। ठीक, उसके ऊपर भी एक बड़ी मजबूत राय है कि सूबों को डिवाइड करने की बजाय बलदियाती अदारों को एम्पावर किया जाए, सूबों को तकसीम करने की भी एक राय मौजूद है, डिबेट मौजूद है, बात होती रहती है। इसी तरह से वाटर के ऊपर जो इंडिया वेपनाइज कर रहा है उसके ऊपर भी जो है वो डिबेट मौजूद है। तो ये सारी चीजें वही हैं जो मीडिया में डिस्कस होती रहती है और होनी चाहिए। ठीक, एक यानी डेमोक्रेटिक लाइव सोसाइटी में ये डिबेट जो है यही जो है वो फिर कंसेंसस की तरफ लेके जाती है। तो इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, हर किसी को अपनी राय का इजहार करना चाहिए, जो जिस चीज को मुनासिब समझे उसके ऊपर अपनी राय का इजहार करे, अपनी राय से दूसरों को जो है वो कायल करने की कोशिश करे। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी की एक राय को जो है दूसरों के ऊपर जबरदस्ती जो है वो मुस्तरद किया जाए। बहुत बहुत राना सनाउल्लाह खान साहब आज प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे एक ब्रेक का वक्त हुआ। लेट्स टेक अ शॉर्ट एंड क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ मजीद बात करेंगे ईरान अमेरिका माहिदे के हवाले से। प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार अब्राहम एकॉर्ड्स का जिक्र क्यों कर रहे हैं? मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टॉप डिप्लोमेट साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सबसे पहले ये बताएं कि ईरान अमेरिका माहिदे के हवाले से बड़ी एक ऑप्टिमिज्म सामने आई जब फील्ड मार्शल ने तेहरान का दौरा किया और लगा ऐसे कि बस 1-2 दिन में मुआहदा हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ मनफी बातें, खबरें सामने आई तमाम फरीकैन की अतराफ से। अभी आपको क्या लगता है कि मुआहदे से कितने दूर हैं, कितने करीब हैं, दूर ज़्यादा हैं या करीब ज़्यादा हैं? मेरे ख्याल में करीब ज़्यादा हैं, क्योंकि दोनों फरीक चाहते हैं कि कोई न कोई रास्ता खुले मज़ीद नेगोशिएशंस का। और इस वक्त तो फ्रैंकली एक बहुत इंटरम सा अरेंजमेंट है जिसके ऊपर उन्होंने बात करनी है, जिसका मतलब यह है कि ईरान अपनी हरमुज़ खोल दे और अमेरिका अपना नाका हटा दे। तो उसके बाद ये दोनों फरीक जो हैं वो उन मसाइल पर बात करेंगे जिनके ऊपर मेरे ख्याल में अभी मुकम्मल इत्तेफाक राय नहीं हुआ है। तो साथ ही साथ लगता ये है कि दोनों कोई प्री मैच्योरली कोई किसी किस्म की कंसेशन नहीं देना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जिस किस्म की साबित कदमी के साथ सालसी की गई है उसके नतीजे मेरे ख्याल में मुस्बत ही नज़र आ रहे हैं। मुझे करीब हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो मेगाफोन डिप्लोमेसी भी जारी है और उसके जवाब में फिर ईरान भी कोई ना कोई
बात ऐसी करता है जिससे तासुर ये मिलता है कि शायद अभी भी कुछ वक्त और दरकार है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस इंटरम अरेंजमेंट में तो कोई इतना इंटरम एग्रीमेंट में तो कोई इतना मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये करीब ही होंगे जी इसके। ये बिल्कुल दुरुस्त आपने टर्म यूज किया, इंटरम एग्रीमेंट। और इस वक्त तक जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं इस मुआहदे के हवाले से, इसके मतन के हवाले से, उसको देख के आपको क्या लगता है कि किसकी शिकस्त है, किसकी फतह है? या शिकस्त और फतह अगर कुछ सख्त अल्फाज हैं तो किसने कितनी कंसेशन दी है या ली है, किसने ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है? मेरे ख्याल में ईरान ने ज्यादा लचक दिखाई है, क्योंकि पहले वो अबनाए हुर्मुज को खोलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। ठीक, और इस वजह से मुझे लगता है कि उन्होंने इस हद तक लचक दिखाई है। अमेरिका ने भी लचक दिखाई है। वो भी, अगर आपको याद हो, जब ईरान ने अबनाए हुर्मुज खोल दी थी तो अमेरिका भी उस वक्त अपनी इस बात पर अटक गए थे कि नहीं, हम जब सारा एग्रीमेंट हो जाएगा तब अपनी नाका हटाएंगे। तो गोया दोनों ने लचक दिखाई है, लेकिन ईरान की तरफ से मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज्यादा है। वो चाहते हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकले और आगे बात चले। अब वो जो 60 दिन मिलेंगे उसके अंदर बड़ा ही कड़ा इम्तिहान होगा दोनों साइड्स के लिए, क्योंकि असल तो झगड़ा वहां पे है। क्योंकि एक तरफ ईरान न्यूक्लियर कंसेशंस देगा तो फिर एक्सपेक्ट करेगा, तवक्को रखेगा कि उसकी जो इकोनॉमिक सैंक्शंस है वो उठाई जाएं, उसके एसेट्स अनफ्रीज किए जाएं। क्या अमेरिका वो मुकम्मल तौर पर तैयार होगा या नहीं होगा? मेरे ख्याल में वहां पे आके असल मसला आएगा। अभी तो इंटरम एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, मुझे उसमें कोई तामुल नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये बार बार आप जो बात कर रहे हैं कि अबूरी मुआहदा हो जाना चाहिए, इंटरम एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, लेकिन एक सवाल यहाँ पर एक और बहुत अहम जन्म ले चुका है कि क्या ईरान अमेरिका मुआहदे का ताल्लुक किसी न किसी हद तक अब्राहम एकॉर्ड से है या नहीं है? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। या आप समझते हैं कि उनका स्टेटमेंट इतनी संजीदगी से नहीं लिया जाना चाहिए, बावजूद इसके कि सऊदी अरब ने ज़राए के थ्रू ऐसी खबर आ रही है कि सऊदी सोर्सेज ने भी ये कहा है कि वो इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते? तो क्या ईरान अमेरिका मुआहदा कोई अब्राहम एकॉर्ड की तरफ कोई चाल तो नहीं है? कहीं पाकिस्तान इस चाल में फंस तो नहीं सकता? क्या ईरान इसको एक्सेप्ट कर सकता है? ईरान को एक्सेप्ट करना चाहिए, अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहिए जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप चाह रहे हैं? और ये भी उन्होंने कहा है कि दीगर मशरक़ वस्ता के और दीगर ममालिक भी अब्राहम एकॉर्ड्स का हिस्सा बने आगे चल के। देखिए, इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब की तो ये ख्वाहिश और कोशिश है कि इसराइल का जो वहाँ पे मकाम था अपने इलाके में, अपने खित्ते में, वो किसी हद तक तो बरकरार रहे। बहरहाल अमेरिका की पॉलिसी इसराइल के थ्रू ही मशरक़ वस्ता में होती थी, या अमेरिका की पॉलिसी, बल्कि पूरे अमेरिका की पॉलिसी, उसमें सारे सदूर शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी वही फॉलो कर रहे थे। लेकिन इस वक्त वो जूश लॉबी को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा एतराज़ कर रही है जूश लॉबी कि आप क्या कर रहे हैं। तो उनको मुतमईन कर रहे हैं कि देखें, मेरी कोशिश होगी कि ये सारे ममालिक, खुसूसन सऊदी अरब, किसी ना किसी तरीके से इसराइल को रिकग्नाइज कर लें, तो उसके लिए इसराइल के लिए एक नेट गेन हो जाएगा। लेकिन जो ज़मीनी हकायक हैं वो तो ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। ज़मीनी हकायक तो खासे उनके लिए मुश्किलात हैं, क्योंकि ईरान को ख़त्म किए बगैर तो इसराइल के लिए कोई ऐसी जगह मुझे नजर नहीं आ रही। ईरान तो बिल्कुल रिकग्नाइज नहीं अभी करेगा जी। ईरान के लिए तो अभी बड़ा वक्त पड़ा है। ईरान तो अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करके दोबारा एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरेगा, और यही खौफ है इसराइल का, जिसको वो मुतमईन करने के लिए वो कह रहे हैं कि नहीं, हम कोई ना कोई कोशिश करेंगे अरब ममालिक दोबारा से उस नहज पे पहुंच जाए। मेरा ख्याल है कि जो नया अरेंजमेंट बनेगा, सिक्योरिटी अरेंजमेंट, जिसमें अरब और ईरान आपस में रिप्रोशमा कर लेंगे किसी न किसी किस्म का, उसके नतीजे में इसराइल के लिए दरवाजे जो हैं तंग हो जाएंगे। वो उस तरह का बालादस्त कुव्वत जो है, जिस तरह का हेजमान वो बनना चाह रहा था, मैं नहीं उसको बनता देख रहा। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, बहुत ज़बरदस्त ताज़िया। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इसी मामले के हवाले से, इसी मुद्दे के हवाले से कुछ मजीद सवालात करेंगे कुछ मजीद मेहमानों के साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इसी मामले के हवाले से, इसी मुद्दे के हवाले से, ईरान अमेरिका मुआहिदा दरमियान में अब्राहम एकॉर्ड्स कहाँ से आ गया? क्या पाकिस्तान पे कोई दबाव बढ़ सकता है या पाकिस्तान पे ईरान को अब्राहम एकॉर्ड्स ज्वाइन करवाने के लिए दबाव बढ़ सकता है? इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पर। ये ईरान अमेरिका मुआहिदा होते होते प्रेसिडेंट ट्रंप दरमियान में अब्राहम एकॉर्ड्स का बार बार जिक्र क्यों कर रहे हैं? वो बार बार कह रहे हैं कि हो सकता है ईरान इसको ज्वाइन कर ले, और वो ये
भी चाहते हैं कि दीगर ममालिक भी इसको ज्वाइन कर लें। रिपोर्टेडली सऊदी सोर्सेज की तरफ से खबर आ रही है कि वो इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते जब तक कि उनकी अपनी दीगर शराइत है, उनकी अपनी एक पॉलिसी है। तो आप समझते हैं कि ईरान अमेरिका मुआहदा अब्राहम एकॉर्ड्स की तरफ कोई चाल हो सकती है, या ये अमेरिका की नेक्स्ट स्टेप पॉलिसी को डिस्क्राइब कर रहा है जो प्रेसिडेंट ट्रंप बयान कर रहे हैं? और क्या इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान पर कोई दबाव बढ़ सकता है अब्राहम एकॉर्ड्स के हवाले से? जी वालेकुम सलाम गरीदा साहब, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। जी मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप एक रिकवरी मोड में है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। रिकवरी ऑफ इमेज, रिकवरी ऑफ डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी, रिकवरी ऑफ मीनिंगफुल टेक होम वॉर ट्रॉफी। तो आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि जब जंग का पहला राउंड हुआ था जो 40 दिन तकरीबन जारी रहा, तो प्रेसिडेंट ट्रंप को वो एडवांटेज खास तौर पर मिलिटरीली नहीं मिल सका था जो वो चाहते थे, जो उन्होंने वॉर ऑब्जेक्टिव रखे थे। इस दौरान आपने देखा फिर नेगोशिएशन की बात चली, तो वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ वो नहीं रही जो जंग शुरू होने से पहले अमेरिका की थी। और मैं तो जंग के पहले दिन से ही कहना शुरू किया था जब उन्होंने ईरानियन लीडरशिप को टारगेट किया था और ईरानी लोगों से कहा था कि वो टेक ओवर कर लें हुकूमत को। तो मैंने उस वक्त भी ये अपने एनालिसिस ऑफर किया था कि ये एक नॉन स्टार्टर है। आप ये सुपर पावर किसी मुल्क पर हमला करके इस तरह के टर्म से शुरू नहीं करती जंग। 40 दिन बाद वही साबित हुआ कि वो अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव वो नहीं हासिल कर सके वे चाहते थे। अब जब पार्ट 2 नेगोशिएशन हुआ तो वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जो अमेरिका की थी वो नहीं रही जंग से पहले, और ईरान की जो पोजीशन ऑफ वीकनेस थी वो भी नहीं रही, वो रिलेटिवली स्ट्रेंथन हो गया नंबर 1। तो ईरान ने जो न्यू फाउंड लीवरेज लिया जंग के दौरान, चाहे वो जंग जीता नहीं है, क्योंकि उसने जंग जीतने के लिए क्लियर कट विक्ट्री नहीं दिखानी थी, उसने सस्टेन करना था, उसने अपने आप को एक सिर्फ कंटिन्यू करना था फाइटिंग एंड अपने आप को प्रिजर्व करना था, वो उन्होंने कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप और ईरान के दरमियान एक परसेप्शन ये डेवलप हुआ कि दोनों साइडें क्लेम कर रही थी कि विक्ट्री हमारी हुई है, विक्ट्री हमारी हुई है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप का जो इमेज लॉस लोकल डोमेस्टिक और जो पॉलिटिक्स थी उनकी इलेक्टोरल, उसमें तो चले हुआ, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो इंटरनेशनल इमेज इकोनॉमिक फ्रंट पर वो भी लूज हुआ। फिर इजराइल को वो नहीं दिला सके, खास तौर पर वो जो चाहते थे कि एक लीवरेज मिले इन द फॉर्म ऑफ मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स की एलिमिनेशन के लिए। क्योंकि मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स अपनी जगह है, लेकिन इजराइल का पहला कंसर्न बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं जो इजराइल तक पहुंचे। न्यूक्लियर बॉम्ब होना एक और चीज होती है, डिलीवरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, वो भी नहीं कर सके। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम खासतौर पे आपने देखा जायनिस्ट लॉबी बहुत स्ट्रांग है अमेरिका में, तो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था ओवर लास्ट फ्यू डेज एंड वीक्स के प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो पोजीशन ऑफ वीकनेस से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अभी चंद दिनों में मैं कुछ दोस्तों से अमेरिका में बात भी कर रहा था, वाशिंगटन में और ह्यूस्टन में, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे ये परसेप्शन है और बहुत सारा मीडिया ये कहना शुरू हो गया है जो प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ है, लेकिन वो जाहिर है इस चीज को एक्सप्लॉइट कर रहा है। वो कह रहा है कि इस तरह की ईरान के साथ डील करने से तो बेहतर है अमेरिका डील करे ही ना, क्योंकि वो कहना ये चाह रहे हैं कि इतने डिसएडवांटेजेस पोजीशन से अमेरिका डील कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि उस लॉबी को, उस एलिमेंट को जो मीडिया है हर तरह का, उसमें अपनी रेलेवेंस रखने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये एक नया इशू खड़ा किया है, जिससे वो चाह रहे हैं कि एग्रीमेंट के साथ मैं अब्राहम अकॉर्ड को लिंक करूंगा ताकि जो उनके खिलाफ एक महाज एलिमेंट खड़ा हो गया वो एक सबसाइड कर जाए। अगर सबसाइड नहीं होता तो थोड़ा बहुत जिसको कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज करे फॉर दी एग्रीमेंट। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना आसान होगा, क्योंकि कुछ ममालिक पर तो वो पहले प्रेशर डालते अगर जंग से, तो हमें पता है जीसीसी के ममालिक जहां पर उनके एयर बेसिस थे, जहां के साथ उनके डिफेंस एग्रीमेंट थे, शायद वो प्रेशर डालने में कामयाब हो सकते। लेकिन अब ओवर द डेज एंड ओवर लास्ट फ्यू मंथ्स जब से ये जंग खास तौर पर चली है और उसके रिजल्ट्स आए हैं, तो जीसीसी के ममालिक में भी एक न्यू फाउंड रियलिज्म आया है कि अमेरिका अपना भी डिफेंड नहीं कर सका, उन मुल्कों को भी डिफेंड नहीं कर सका। तो वो जो भरम था, जो माइट था, जो ईगो थी, एक मिलिट्री इमेज था, वो तो कॉम्प्रोमाइज हुआ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अब अमेरिका की मिलिट्री कमजोर हो गई है, मैं ये कह रहा हूं वो अभी भी बड़ी स्ट्रेंथन है, अभी भी नंबर 1 मिलिट्री है, लेकिन जो एक परसेप्शन क्रिएट हुआ था वो प्रेसिडेंट आप कहना चाह रहे हैं कि ईरान अमेरिका मुआहदे का अब्राहम एकॉर्ड से कोई लिंकेज नहीं बनता, एंड दिस इज जस्ट अ टाइम बाउंड गिमिक बाय द ट्रंप, एंड दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी कि ईरान अमेरिका मुआहदे को अब्राहम एकॉर्ड से लिंक किया जाए, या पाकिस्तान पे कोई प्रेशर बने या सऊदी अरब पे कोई प्रेशर बने।
जी देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प के कमाल ये है उनका, और मैं अक्सर कहता हूं कि उनकी जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है वही प्रिडिक्टेबिलिटी है। अब आप देखिए कहीं उन्होंने इतने महीनों में जिक्र नहीं किया था अब्राहम अकॉर्ड का, और अचानक जब डील ऑलमोस्ट कहा जा रहा है कि आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, उनके मतलब मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि किसी वक्त भी हो सकती है। लेट्स कीप इट इन माइंड, लेट्स सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट के ईरान पे हमला करने से पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प अब्राहम अकॉर्ड की बात कर रहे थे, मुस्तकिल कर रहे थे। सो मच सो कि जब के दौरान बात कर रहा हूं, गाजा बोर्ड ऑफ पीस की बात हो रही थी जी, तब भी अब्राहम अकॉर्ड की बात हो रही थी। नहीं, एज अ प्री कंडीशन के सेंस में मैं कह रहा हूं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अभी तक जितनी नेगोशिएशन हुई है पिछले 2 महीने में, ऑलमोस्ट जब सीज फायर हुआ है, तो कहीं ये कंडीशन निकलकर बाहर नहीं आई। मैं उसकी तरफ रेफर कर रहा हूं कि कहीं बिल्कुल दोस्त गॉट पॉइंट। आपने अपने जवाब में जिक्र किया कि आपके अमेरिका में दोस्तों से, बाकी लोगों से बात होती है और वहाँ का जो मीडिया है वो प्रोजेक्ट कर रहा है कि अमेरिका अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जो है बार्गेन नहीं कर रहा इस डील में। तो जो रिपोर्ट हुआ है इस वक्त इंटरिम एग्रीमेंट के हवाले से, उस रिपोर्टेड मतन को देखते हुए आपको क्या लगता है कि किसने कंसेशन ज़्यादा दिखाई है या ली है, या फ्लेक्सिबिलिटी किसने ज़्यादा दिखाई है, किसके हक में जा सकता है? जो मतन रिपोर्ट हुआ है उसको सामने रखते हुए सिर्फ। बिल्कुल, आप स्टैंड लोन अगर देखें तो हमें देखिए कोरिलेट करना पड़ेगा। मिलिट्री अगर मुझे सिर्फ एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहें तो हमें दोनों को देखना पड़ेगा कि जंग शुरू होने से पहले और 40 दिन की जंग के बाद दोनों ममालिक या दोनों साइडें कहाँ खड़ी हैं। अमेरिका ने क्लियर कट, मेजरेबल एंड वेरीफाइबल विक्ट्री दिखानी थी इन द फॉर्म ऑफ regime change, न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम, जरूरत पड़े तो फुट ऑन ग्राउंड, और जाहिर आपने देखा कि वो नहीं हो सका। जो बड़े ऑब्जेक्टिव हम हासिल करें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ हो गया, जो ऑब्जेक्टिव में शामिल नहीं था कि ब्लॉक अनब्लॉक होगा, काउंटर ब्लॉक होगा, वो हो गया, जो अनप्लेजेंट सरप्राइज था अमेरिका के लिए। फिर ईरान की तरफ मैं डे 1 से अर्ज करता आया हूं कि ईरान ने जंग जीतनी नहीं थी, ईरान ने सिर्फ सस्टेन करना था, सर्वाइव करना था, वो उसने कर दिया। तो अगर हम वो देखते हैं तो आज दोनों ममालिक जहां खड़े हैं, एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म कोई भी नहीं है कि दोनों साइडें क्लेम करें। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान ने रेजिस्टेंस दिखाई है, लेकिन ईरान जंग जीता नहीं है। अमेरिका ने इतनी डिस्ट्रक्शन की है, 20,000 के करीब मिशन किए हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं हासिल कर सके। तो दोनों अब ऑप्टिक्स की जंग कर रहे हैं, परसेप्शन की जंग कर रहे हैं। वो अपने अपने लोगों को, और खास तौर पर बैक होम बोथ साइड्स, ये साबित करना चाहते हैं, खास तौर पर अपनी ऑपोजिशन को, कि हमने जो जंग जीती है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जीती है, और ना सिर्फ जीती है बल्कि एग्रीमेंट भी हमारी फेवर में है। तो ये उसी की कंटिन्यूटी है। ईरान पर भी बहुत प्रेशर है, क्योंकि ईरान में 3 एलिमेंट है। एक प्रो गवर्नमेंट था शुरू से, एक सम पीपल सिटिंग ऑन द फेंस वेटिंग कि किस तरफ हुकूमत जाएगी, तो वो था, और एक एंटी गवर्नमेंट था। सर आपका जवाब बहुत जबरदस्त है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। तो इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में आपके साथ यहीं पर गुफ्तगू रहेगी। थैंक यू वेरी मच खालिद चिश्ती साहब प्रोग्राम के लिए ज्वाइन करने पे। दैट्स आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफिज़।